अस्सलाम वालेकुम। तो जी हमारा आज का टॉपिक है डिमांड पेजिंग परफॉर्मेंस। हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर मेमोरी को इक्वल साइज फ्रेम्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हमारे पास उसी साइज के पेजेस होते हैं प्रोसेसेस के पास, और जब भी किसी प्रोसेस का पेज मेमोरी में आना होता है तो वो किसी न किसी एक फ्रेम में जाके फिट हो जाता है। अब जाहिर बात है, अगर किसी फ्रेम में पेज मौजूद नहीं है तो हमें या तो पहली बार उस पेज को एक्सेस किया जा रहा है तो नया पेज क्रिएट किया जाएगा और उसमें डाल दिया जाएगा, या अगर किसी पेज को पहले एक्सेस किया गया था और किसी वजह से उसको वर्चुअल मेमोरी में पीछे डाल दिया गया था, अब हम उस पेज को वर्चुअल मेमोरी से उठा के मेमोरी में वापस लेकर आएंगे। इस केस में पेज फॉल्ट होता है। तो अब हमें थोड़ी सी इसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि पेज फॉल्ट की परफॉर्म डिमांड पेजिंग जो है उसकी परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ता है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के ऊपर, या मेमोरी की परफॉर्मेंस के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। ये थोड़ा सा हमें इसमें काम करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हम थोड़ा सा चीज़ों को वो कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं चीज़ों को, ताकि हमें बाद में इसके कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है ना। तो हमारे पास एक चीज़ होती है बेसिक जिसको हम कहते हैं पी। दिस इज पेज फॉल्ट रेट। ठीक है ना। ये हमारे पास, इसको हम रिपीट करते हैं पी से। ठीक है, स्मॉल पी से। और इसके बाद इसके साथ इसकी दो चीज़ें होती हैं। पेज फॉल्ट कैन बी बिटवीन, value of page fault can be between 0 and 1. ठीक है, value of page fault can be between 0 and 1, यानी कि हम कहेंगे p is greater than or equal to 0 and p is less than or equal to 1.0। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत आसान है। ग्रेटर का साइन जो है वो दूसरे एंड पे होता है, लेकिन जब हम इसको इनइक्वालिटी लिखते हैं तो हम कहते हैं कि इस साइड पे भी हम इसको उल्टा पढ़ेंगे तो p is greater than or equal to 0 and p is less than or equal to 1.0। यानी पेज फॉल्ट रेट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। 0 का मतलब ये होता है, p is equal to 0 का मतलब ये होगा कि नो पेज फॉल्ट। ठीक है ना। p is equal to 0 means no page faults और p is equal to 1 means all reference to memory are page faults। ठीक है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करके लिख भी लेते हैं। p is equal to 0 means no page fault, यानी कि अगर p is equal to 0 कहीं पे किसी भी प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, इसका मतलब एक भी पेज फॉल्ट नहीं आया उसके अंदर। और अगर किसी उसमें p is equal to 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जितने रेफरेंसेस थे वो सारे के सारे पेज फॉल्ट थे। ठीक है, p is equal to 1 means all references were page faults। all references were page fault। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हमारे पास p का हमने क्लैरिफाई कर लिया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा। इफेक्टिव एक्सेस टाइम का जो हमने पहले बनाया था वो फॉर्मूला उसी तरह का हमारे पास दोबारा भी बनेगा, और वो इस तरह से आएगा कि इफेक्टिव एक्सेस टाइम EAT
इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज इक्वल टू, अब कैसे बनेगा ये, इसको थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव एक्सेस टाइम के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं हमेशा। एक होता है वो पार्ट कि जिसमें पेज फॉल्ट नहीं आया, तो पहले हम उसको लिख लेते हैं जिसमें पेज फॉल्ट नहीं आता, ठीक है। दैट इज इक्वल टू विदाउट पेज फॉल्ट होगा, और फिर ये दूसरा पार्ट होगा विद पेज फॉल्ट, ठीक है। तो विदाउट, अगर पेज फॉल्ट नहीं आया तो इसका मतलब 1 माइनस पी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारा पेज फॉल्ट रेट है 0.2, इसका मतलब है 10 में से 2 दफा हमारे पास पेज फॉल्ट आता है और 8 दफा पेज फॉल्ट नहीं आता। तो जब जितनी दफा पेज फॉल्ट नहीं आता, दैट इज 80% ऑफ द टाइम, यानी वो 0.8 बनेगा, और उससे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे पी से, विच इज कि कितनी दफा हमारे पास पेज फॉल्ट आता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद MAT, मेमोरी एक्सेस टाइम, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद PFT, दैट इज पेज फॉल्ट टाइम। यहाँ पे हम साइड पे लिख भी लेते हैं, MAT is equal to memory access time and PFT is page fault time. अच्छा, पेज फॉल्ट टाइम क्या होगा? टाइम it takes to access a memory when a page fault occurs. Time it takes to access the memory when page fault occurs. यानी कि जब पेज फॉल्ट हुआ है, उस टाइम पे कितना टाइम लगा इसको मेमोरी एक्सेस करने में। अब हम थोड़ा सा इसकी एग्जांपल पे लेके आते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल पे आने के लिए हम किसी ना किसी पी को जो है वो अज्यूम करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे अज्यूमिंग assuming P is equal to 0.2। हम P is equal to 0.2 से अपना मामला स्टार्ट करेंगे, ये हमारी एजम्पशन है फिलहाल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट्स और हैं। एक पार्ट है मेमोरी एक्सेस टाइम का, तो हम अज्यूम कर लेते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम। अज्यूम करते हुए हमने ये किया था, तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं अज्यूमिंग P is equal to 0.2, मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू, हमने कहा था, हमने पिछली वीडियोस में बात की थी कि एक्सेस टू सेकेंडरी स्टोरेज is 1000 times is about 1000 times slower than primary memory. Access to primary memory is about 1000 times slower than the cache memory. अगर कैश मेमोरी की परफॉर्मेंस नॉर्मली हमारे पास नैनो सेकेंड्स में होती है, तो प्राइमरी मेमोरी की परफॉर्मेंस हमारे पास माइक्रो सेकेंड्स में होती है, और सेकेंडरी मेमोरी की परफॉर्मेंस हमारे पास मिली सेकेंड्स में होती है। अगर मेमोरी एक्सेस टाइम हमारे पास आता है 40 माइक्रो सेकेंड्स,
ठीक है ना। हमने लास्ट टाइम 40 माइक्रो सेकेंड रखा था, कितना रखा था हमने, चले इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हम इसको कहते हैं मेमोरी एक्सेस टाइम इज इक्वल टू 30 माइक्रो सेकेंड फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो इसको एग्जाम्पल ही ले रहे हैं ना। P इज इक्वल टू 0.2 लिया हुआ है हमने, ठीक है। अब हमारे पास होगा पेज फॉल्ट टाइम क्या होगा। अब इस पेज फॉल्ट टाइम के लिए हमें थोड़ा सा मजीद डिस्कशन करनी पड़ेगी। पेज फॉल्ट टाइम मालूम करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा एक्सेस टू सेकेंडरी मेमोरी कितना टाइम लेता है। अगर एक्सेस टू सेकेंडरी मेमोरी है अगर एक्सेस टू मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास है अबाउट 10 मिली सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, 5 मिली सेकेंड कर लेते हैं, तो फिर पेज फॉल्ट टाइम क्या होगा। अब यहाँ पे नोट करें, हमने पहले कैशे के केस में भी यही किया था। हमें जब भी पेज फॉल्ट आएगा तो एक दफा तो मेमोरी को एक्सेस करना ही पड़ेगा, और जब हम एक दफा मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये पेज मेमोरी में नहीं है। तो फिर हमें एक दफा पेज तलाश करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़ेगा और सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आना पड़ेगा। और फिर जब सेकेंडरी मेमोरी से हम दोबारा पेज को प्राइमरी मेमोरी में ला के रखेंगे तो उसके बाद दोबारा से हमें ये काम करना पड़ेगा कि हमें प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करके उस पेज को उठाना पड़ेगा। यानी पेज फॉल्ट टाइम इज ट्वाइस। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें तो इट इज इक्वल टू ट्वाइस मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस टाइम टू एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। दिस इज 2 multiplied by MAT plus सेकेंडरी मेमोरी टाइम, ठीक है ना। टाइम दो दफा हमें प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा और एक दफा हमें सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा, तो हमारे पास पेज फॉल्ट टाइम बनेगा। ये मैं थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, उसमें और बहुत सारे केसेस आ जाते हैं, लेकिन बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में अगर हम देखें तो हमारे पास पेज फॉल्ट टाइम ये बनता है। और ये जो हमारे पास पेज फॉल्ट टाइम बनेगा इसकी वैल्यू क्या बनेगी ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। this is going to be equal to 2 into 30 माइक्रोसेकेंड्स। इसको हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं इसी जगह पे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 into 10 to the minus 6, 30 into 10 raised to power minus 6 plus 5 into 10 raised to power minus 3, ठीक है। अच्छा अब ये छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको हम कर ही देते हैं, ठीक है ना। बजाय इसके कि हमें इसमें इतने परेशान हो, हम इस कैलकुलेशन को करके देख लेते हैं, बहुत आसान सी है। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू .
इसको हम अगर थोड़ा सा अगले पेज पर अगले लाइन पर लेके जाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.00003 प्लस 0.05 0.005 होगा मेरे ख्याल में। 5 इंटू टेन टू माइनस 3 है तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी, इसको हम कैलकुलेशन में कर लेते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.005 प्लस 0.00006, तो ये आपका तकरीबन आ जाता है, दिस कम्स आउट टू बी इसको मैं जरा कैलकुलेट करूँ, 0.005 प्लस 0.00006, that is going to be equal to 5.06 into 10 to the minus 3 seconds. 5.06 into 10 to the power minus 3 seconds. ये हमारे पास पेज फॉल्ट टाइम आ जाता है। सही है, अब हमारे पास पेज फॉल्ट टाइम भी आ गया, हमारे पास मेमोरी एक्सेस टाइम भी आ गया, हमारे पास पी भी मौजूद है, तो हम इफेक्टिव एक्सेस टाइम हम आराम से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम एक लाइन लगा देते हैं और अपना काम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव एक्सेस टाइम हम कैलकुलेट करने के लिए आसान है, इसको लिख लेते हैं हम, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट और हम कैलकुलेट कर लेंगे इफेक्टिव एक्सेस टाइम। हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, सारी वैल्यूज पुट करनी है हमें और आराम से हमारे पास वैल्यू आंसर आ जाएगा। इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज इक्वल टू, तो बॉक्सेस आ गए हमारे पास, 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.2 फॉर्मूले में हमने डाल दिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मेमोरी एक्सेस टाइम, मल्टीप्लाइड बाय मेमोरी एक्सेस टाइम हमारे पास कितना है, 30 माइक्रो सेकेंड है, मल्टीप्लाइड बाय 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। ये हमारे पास पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट हमारे पास आएगा पी यानी कि 0.2 मल्टीप्लाइड बाय पेज फॉल्ट टाइम। पेज फॉल्ट टाइम हमारे पास आया था 5.06 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, 5.06 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। इसको बहुत आसान है ये काम करना, हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और वैल्यूज को कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, हमारे पास काम हो जाएगा। इस फॉर्मूले को अगर हम बिल्कुल इस तरीके से लिख लें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, कि 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8 हो जाता है, 30 इंटू 10 पावर माइनस 6 कितना हो जाता है, 0.00003। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरे एंड पे आएगा 5.06 इंटू 10 पावर माइनस 3 था, तो ये भी अगर हम करते हैं तो आसान है, 0.00506 0.00506
ये हमारे पास आ जाएगा। इनको आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ये आ गया हमारे पास 0.0003 जो है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास इसका कैलकुलेशन आसान है इसकी। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.00003, ये हमारे पास है 0.000024। पहला पार्ट आ जाएगा। जीरो पॉइंट जीरो 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 टू फोर और दूसरा पार्ट हमारे पास आ जाएगा 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 0.00506 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 ये हमारे पास आ जाएगा 0.001012। और ये आसान है, इनके अंदर हम ऐड कर लेते हैं दोनों को, प्लस करेंगे 0.000024 इसमें ऐड करेंगे, इसमें तो हम इक्वल टू दिस बिकम्स इक्वल टू 0.001036 0.001036 that is equal to approximately 1.036 into 10 to the power minus 3, 1.036 into 10 to the power minus 3। ये हमारे पास इफेक्टिव एक्सेस टाइम आ गया। ये हमारे पास हमने जो गिवन चीजें थी, p is equal to 0.2 था, मेमोरी एक्सेस टाइम 30 माइक्रोसेकंड्स थी, एक्सेस टू सेकेंडरी मेमोरी 5 मिलीसेकंड्स थी, पेज फॉल्ट टाइम हमारे पास जो है वो 0.00506 आ गया था। तो हमने जब इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकाला इसका तो हमारे पास है 1.036 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1.036 मिली सेकेंड्स। अब इसके अंदर एक चीज नोट करें कि इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इफेक्टिव एक्सेस टाइम जो आया है वो मिली सेकेंड्स में आ गया है, जो कि बहुत स्लो है प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले में। अगर इतना इफेक्टिव एक्सेस टाइम होगा तो हमारा रैम यूज करने का फायदा कोई नहीं रह जाएगा, हमारा कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। अब हमें मसला ये है कि इफेक्टिव एक्सेस टाइम हम नहीं चाहते कि इतना ज्यादा रहे। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हाईलाइट करके लिख देता हूँ। That this EAT is too much। ये इफेक्टिव एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा है और ये हमारे लिए किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है कि हमारे पास इतना ज्यादा इफेक्टिव एक्सेस टाइम आ जाए कि हमारे पास बार बार जो है वो हमें जाना पड़ रहा हो मेन मेमोरी की तरफ, वो सेकेंडरी मेमोरी की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड थ्रैशिंग। ठीक है ना। थ्रैशिंग क्या होती है?
थ्रैशिंग जब होती है कि सिस्टम बिल्कुल ही ऐसी स्टेट में चला जाता है कि कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, और वो क्यों नहीं कर रहा होता? इसलिए कि सिस्टम इज टू बिजी स्वैपिंग पेजेस इन एंड आउट into the memory and out of the memory. And out of the memory. सिचुएशन इस तरह की हो जाती है कि हमारे पास सिस्टम जो है वो यही काम कर रहा होता है कि वो पेजेस को लेके आता है मेमोरी के अंदर और पेजेस को लेके जाता है मेमोरी से बाहर। इसके अलावा उसको कोई काम रह नहीं जाता, यानी कि पेज फॉल्ट अगर एक हद से ज्यादा बढ़ जाए और सिस्टम सिर्फ यही कर रहा हो कि वो एक पेज की जरूरत पड़े तो वो वर्चुअल मेमोरी में जा रहा हो, उस पेज को लेके आ रहा हो, फिर दूसरे पेज की जरूरत पड़े तो दोबारा वर्चुअल मेमोरी में जा रहा हो, दोबारा लेके आ रहा हो, इसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। हम चाहते हैं कि थ्रेशिंग जो है वो मिनिमाइज रहे। तो अब हमें ये तो हमने कर लिया था काम, अब हमें देखना ये पड़ेगा कि इस तरह से इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालना हमारे काम नहीं आया। अब हम थोड़ा सा इसको दूसरे जाविये से देखते हैं इसी फॉर्मूले को। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर हमने पेज फॉल्ट रेट गिवन था, मेमोरी एक्सेस टाइम गिवन था, पेज फॉल्ट टाइम गिवन था, हमने इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकाल लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम एक लिमिट के अंदर अंदर रहे। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूं कि हमारे मेमोरी एक्सेस टाइम दैट इज इक्वल टू 30 माइक्रोसेकेंड्स है, तो हमारा इफेक्टिव एक्सेस टाइम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 microseconds. अगर मैं ये कहूं, if I say that if my effective access time should not be greater than 50 microseconds, तो हमें थोड़ा सा इस फॉर्मूले को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे मैं इसको लिख भी लेता हूं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, we don't want EAT greater than 50 microseconds। हम इफेक्टिव एक्सेस टाइम को 50 माइक्रोसेकंड से ज्यादा पे नहीं लेके जाना चाहते। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस फॉर्मूले को दोबारा से पुट करते हैं। अब हमारे पास इफेक्टिव एक्सेस टाइम का फॉर्मूला मौजूद है, इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ठीक है, इफेक्टिव एक्सेस टाइम हमारे पास फॉर्मूला था, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी इंटू मेमोरी एक्सेस टाइम प्लस पी इंटू पेज फॉल्ट टाइम। पेज फॉल्ट टाइम हमारे पास गिवन है, मेमोरी एक्सेस टाइम हमारे पास गिवन है, और अब इस केस के अंदर इफेक्टिव एक्सेस टाइम भी हमारे पास गिवन है। तो हमें क्या रह गया इस फॉर्मूले में, पी रह गया, पी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए आसान हो जाना चाहिए कि हम इसको कॉपी करेंगे और इसमें वैल्यूज डाल देंगे। यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं। इफेक्टिव एक्सेस टाइम की वैल्यू हम कहेंगे 50 माइक्रोसेकंड्स है, तो हम कहेंगे 50 इंटू 10⁻⁻⁶।
ठीक है, ये हमने इफेक्टिव एक्सेस टाइम की वैल्यू डाल दी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे p की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, मेमोरी एक्सेस टाइम की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, एंड दैट इज इक्वल टू 3 into 30 into 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6। ठीक है, ये हमने वैल्यू डाल दी। इसके बाद दूसरी चीजों की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। p की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, वो हमें निकालनी है, तो हमने नहीं डाली। और पेज फॉल्ट टाइम जो है उसकी वैल्यू जो थी हमारे पास 5.06 इंटू 10 raised to power minus 3, वो हमने वैल्यू डाल दी इस फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको चीजों को इन टर्म्स ऑफ p निकालना है, तो वो बहुत आसान है। इनको पहले हम चीजों को खोल लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई 50 into 10 to the power minus 6 जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0.005। ठीक है ना, फिर हमारे पास 30 into 10 to the power minus 6 क्या होता है, 0.003, और 5.06 into 10 to the power minus 3 कितना था, 0.00506। तो ये हमने चीजों को खोल के लिख लिया थोड़ा सा। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इन टर्म्स ऑफ p निकालेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.00003 0.00003 माइनस 0.00003 p, और फिर दूसरे एंड पे आएगा 0.00506 p। ये हमारे पास दूसरे एंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू ये हमारे पास आएगा इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, हम इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है 0.00005 माइनस 0.00003, ये हमारे पास दूसरे एंड पे चला जाएगा। ये हमारे पास ब्रैकेट हट जाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट हटेंगे तो हमारे पास सिचुएशन और क्लियर हो जाएगी। 0.00005 माइनस 0.00003 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.00003 जो है दूसरे एंड पे चला गया, और जहां हमारे पास ये दो टर्म्स रह गई। इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 0.0506 माइनस 0.00506 p माइनस 0.00003 p। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और ये आसान है, हमारे पास p हम कॉमन ले लेंगे तो p
कॉमन लेने के बाद आसान है, ये हम लिख लेते हैं। पी हम कॉमन ले लेते हैं, पी कॉमन लेने के बाद हम लिख लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस तरफ ले जाते हैं और हमारे पास यहाँ जगह खत्म हो गई है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से हम इसको लाइन एक कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0.00002 आ जाएगा टोटल मिला के। दैट इज इक्वल टू पी कॉमन आ जाएगा, पी बाहर आ जाएगा और अंदर आएगा 0.00506 माइनस 0.00003। ठीक है, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0.00506 minus 0.00003, that is equal to 0.00503, 0.00503, 0.00503 आ जाता है हमारे पास। और आएगा हमारे पास दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.00503 इधर आ जाएगा और ये हमारे पास टर्म खत्म हो जाएगी। अब हम इसको जो है पी को थोड़ा सा हम निकालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास आएगा दिस मीन्स दैट P is equal to 0.00002 divided by 0.00503। तो ये हमारे पास वैल्यू आसानी से आ जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये आपका आ गया 1/x करके इधर आ गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.00002, that comes out to be 0.003976, 0.3976 समथिंग ऐसे कुछ वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक है ना। अब ये देखें कि दिस वैल्यू इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन 0.2। हमने जो वैल्यू रखी थी p इज इक्वल टू 0.2 वो बहुत बड़ी थी। हम ये चाहते हैं थ्री पॉइंट नाइन सेवन सिक्स इंटू 10⁻⁻3। ये हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए जो हमारे पास डिजायर्ड पेज फॉल्ट रेट है। डिजायर्ड पेज फॉल्ट रेट हमारे पास ये होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द डिजायर्ड पेज फॉल्ट रेट। ये हमारे पास आता है, दिस इज अवर डिजायर्ड पेज फॉल्ट रेट। यानी पेज फॉल्ट रेट इतना कम होना चाहिए कि इट पी शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ 0.00 समथिंग करके। यानी हम बहुत ज्यादा, हम ये काम तो कर सकते हैं डिमांड पेजिंग के साथ कि हम जो है वो अपनी फिजिकल एक्सेस स्पेस को बढ़ा दें, लॉजिकल एक्सेस स्पेस को बढ़ा दें, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को बढ़ा दें और सेकेंडरी मेमोरी को भी यूज करें एज पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। लेकिन जब हम वो काम करते हैं तो हमें परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ देना पड़ता है, हमें परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होती है। तो हम इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास यानी कि हजारों में से 3-4 हजार में से एक पेज जो है वो उसका पेज फॉल्ट आए, तो हम ये काम कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि भाई ये पेज फॉल्ट रेट हमारे पास उस लिमिट के अंदर है कि जिसके अंदर हम इसको
बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने पूरी कैलकुलेशन की है, पहले हमने इस फॉर्मूले को रखा, हमने इसकी सारी चीज़ों को डिस्कस किया, हमने इसके सारे जो भी वेरिएबल्स हैं उनको डिस्कस किया, उनकी वैल्यूज को एज्यूम किया, फिर हमें एक वैल्यू निकल आई जो कि बहुत बड़ी थी, तो हमने कहा इतनी बड़ी इफेक्टिव एक्सेस टाइम को हम नहीं एक्सेस करना चाहते। फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हम जो है वो हमने इफेक्टिव एक्सेस टाइम की वैल्यू को लेफ्ट में रखा और हमने पी की वैल्यू निकाली, तो पेज फॉल्ट रेट जो है वो हमारे पास डिजायर्ड पेज फॉल्ट रेट ये आया। अब जाहिर बात है डिजायर्ड पेज फॉल्ट रेट तो हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट उसके अंदर हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स जो है वो कैसे काम करते हैं और उनके अंदर इंडिविजुअल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स की परफॉर्मेंस जो है वो मैं आपसे मांगूंगा, ठीक है ना। अब ये तो मैंने इफेक्टिव एक्सेस टाइम तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। अब हम सिर्फ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे एक एक करके। और उसमें से हम सिर्फ ये देखेंगे कि पेज फॉल्ट रेट हर उसमें कितना आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स होंगे और स्ट्रिंग रेफरेंस स्ट्रिंग हमारे पास कौन सी होगी, हमारे पास एक रेफरेंस स्ट्रिंग भी होगी, वो कुछ इस तरह से होगी 1 2 3 4 1 2 5 1 1 2 3 5। हम इस रेफरेंस स्ट्रिंग के ऊपर एक 3 पेजेस की मेमोरी, 3 फ्रेम्स की मेमोरी लेंगे और उस पर हम हर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को जो है वो चला के टेस्ट करेंगे, तो हमें थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम जो है वो काम किस तरीके से करता है। तो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। तो हम अगले लेक्चर में फिर एक एक करके पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स पे हम आएंगे।